25 में नीतीश, जेडीयू और एनडीए गठबंधन ने बिहार में नारा दिया था और ये सार्थक भी हुआ। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुखिया के तौर पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ले ली है। मैं नीतीश कुमार। लेकिन 30 तक नीतीश बिहार की गद्दी पर टिके रह पाएंगे या नहीं, ये बात भी बिहार में चल रही है, क्योंकि नीतीश के लिए 25 से 30 का कार्यकाल बाकी के 4 कार्यकाल से अलग हटकर रहने वाला है। बिहार में एक कहावत कही जाती है कि अंत भला तो सब भला, और इसी भला को देखने के लिए बिहार की 8 करोड़ जनता की उम्मीदें नीतीश कुमार की तरफ आंख गड़ाए देख रही हैं। राजनीति में या बिजनेस में पंचिंग लाइन का अपना अलग योगदान होता है। जैसे 2014 में बीजेपी की पंचिंग लाइन थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी आज भले 1/3 राज्यों में सरकार चला रही हो, लेकिन अच्छे दिन वाली पंचिंग लाइन से उस पर हमला भी होता है। विपक्ष या जनता जो बीजेपी की कार्यशैली से खुश नहीं है, वो इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ हैं अच्छे दिन। नीतीश कुमार को भी इससे दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए 25 से 30 का कार्यकाल बिहार में उनका क्या भविष्य रहने वाला है, ये तय करेगा। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में निश्चित रूप से एक अच्छी छवि है। सुशासन बाबू का टाइटल भी उन्हें मिला है, महिलाओं का भरोसा भी उनके साथ बेशुमार रहा। लेकिन अब उनकी असली परीक्षा इन 5 बड़े पैमानों पर मापी जाएगी। ये यात्रा सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, इस यात्रा की सहभागी बीजेपी भी है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। उन्हें अपने नए कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिहार का आर्थिक और सामाजिक विकास तेज हो सके। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन और रोजगार का। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने पलायन और रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है। बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन 20 साल नीतीश जी के राज करने के बाद भी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहारी नौजवानों का रोजगार के लिए देश के दूसरे राज्यों में पलायन करना इस राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर 3 में से 2 घरों का कम से कम एक सदस्य दूसरे राज्य में काम करता है। 1981 में केवल 10 से 15% परिवारों में ही कोई प्रवासी मजदूर था, लेकिन 2017 तक ये आंकड़े बढ़कर 65% हो गए हैं। 2023 में भारत के 4 सबसे व्यस्त अनरिजर्व रेल मार्ग बिहार से शुरू होने थे। ये इस बात का सबूत है कि बिहार का वर्किंग फोर्स किस तरह राज्य से बाहर जा रहा है। चुनाव के दौरान जब मोदी सरकार ने बिहारी लोगों को पर्व के मौके पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया, तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा बना। प्रशांत किशोर ने पूछा कि फैक्ट्रियां गुजरात में खुलेंगी और ट्रेनें बिहार से चलाई जाएंगी। अब ये नहीं चलने वाला। ये जितना गुजरात के लोग हैं सोच रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बनी रहे और बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे। गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे उन फैक्ट्रियों में मजदूर। ये बात नहीं चलेगी। आज भी बिहार के लोग जानवरों की तरह ठूस कर ट्रेनों में जाने के लिए मजबूर हैं। जो लोग वोट देने के लिए रुके थे और सोच रहे थे कि कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन आज भी स्थिति वही है। ये बात सही है कि स्थिति को ठीक करने के लिए समय चाहिए। किसी सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दे और सब ठीक हो जाए, लेकिन स्थिति को ठीक करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं वो भी दिखना चाहिए। जिन लोगों को छठ के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंचाया गया, क्या उनकी वापसी के लिए कोई इंतजाम किए गए? ट्रेनों में ये भीड़ बताती है कि प्रयास काफी नहीं है। तो ये है हाल भाई संघमित्रा एक्सप्रेस का अभी दानापुर रेलवे स्टेशन पे। बिहार में छोटी जोत इंडस्ट्री में नौकरियों की कमी और कमजोर मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से लोगों को रोजगार के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। बिहार का 54% वर्किंग फोर्स अभी भी खेती बाड़ी से जुड़ा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 46% का आंकड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 5% लोगों को रोजगार मिला है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11% है। बिहार भारत की सबसे युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ आधे से अधिक लोग 15 से 59 वर्ष की कामकाजी आयु वर्ग के हैं। फिर भी यहाँ अच्छी नौकरियों की कमी है। अगर युवाओं ने 5वीं बार नीतीश पर भरोसा जताया है, तो उस पर खरा उतरना भी नीतीश की जवाबदेही होगी। और इस समस्या से बिहारियों को नीतीश कैसे बाहर निकालेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा।
नीतीश कुमार के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर। नीतीश कुमार को बिहार में तथाकथित जंगल राज खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध दर में भारी बढ़ोतरी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर अपराध बढ़ने की दर 24% रही। 2022 की तुलना में 2023 में बिहार में अपराध में 1.63% की बढ़ोतरी हुई। 2023 में बिहार में हत्या के 2862 मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में दर्ज 3026 हत्या के मामलों के बाद ये देश में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले के मामले में बिहार सबसे आगे रहा। 2023 में पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर हमलों के 371 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सब ठीक नहीं है। नीतीश की पार्टी से चुनाव लड़े अनंत सिंह पर हत्या और अपहरण जैसे कई संगीन मुकदमे चल रहे हैं। अगर पार्टी के नेता पर ऐसे आरोप हैं तो नीतीश इस समस्या से कैसे निदान पाएंगे, ये भी समय के गर्भ में है। बिहार की तीसरी समस्या तहसील और ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर पटवारी से काम करवाने तक हर जगह भ्रष्टाचार है। चुनाव के दौरान ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बना, जहां कहा गया कि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। अधिकारियों के पास से कई करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की गई, जो नीतीश के इमेज को प्रभावित की। ये बात सही है कि नीतीश प्रत्यक्ष रूप से इन मामलों में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनके अधिकारी इसमें लिप्त जरूर हैं और इस समस्या का समाधान वो कैसे करते हैं ये समय बताएगा, क्योंकि इस समस्या से सीधे आम जनता प्रभावित हो रही है। बिहार में ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है। 2 महीने में पुल का गिर जाना, चूहों का शराब पी जाना, सड़क का उखड़ जाना और समय पर काम न होना, ये सबसे बड़ी बिहार की समस्याओं में से एक है। नीतीश के लिए चौथी सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और स्वास्थ्य है। जर्जर पड़े स्कूल और बिना दवाई संसाधन के चल रहे अस्पतालों को ठीक करना बड़ा चैलेंज है। तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने कुछ प्रयास किए थे। ऐसे उन्होंने कई वीडियो रिलीज कर यह दावा किया था, लेकिन हकीकत बिहार के अस्पताल आज भी बयां करते हैं। पीएचसी हो या सीएचसी जर्जर समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिहार में स्कूल छोड़ने वालों की दर चिंताजनक है। छात्र छात्राओं का एक बड़ा हिस्सा मिडिल स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाता है। जानकार मानते हैं कि शिक्षा में इस पिछड़ेपन की वजह से राज्य में आर्थिक ठहराव आ गया है। इससे बिहार के युवा भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद बिहार की युवा आबादी और बेहतर होते हेल्थ इंडिकेटर ये बताते हैं कि उम्मीदें अभी बरकरार हैं और इन उम्मीदों को नीतीश कैसे पंख देते हैं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। पांचवी बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकम बढ़ाना है। बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का सबसे गरीब राज्य है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.89 लाख रुपए को पार कर गई है, लेकिन बिहार अभी भी 60,000 पर ही अटका पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और बदतर है। शिवहर जैसे जिलों में ये आय 30,000 से भी कम है, जो शहरी और ग्रामीण इलाकों की असमानता को साफ दर्शाती है। शहरों तक सड़कें और बिजली तो पहुंची हैं, लेकिन कई ग्रामीण इलाके आज भी सड़क और बिजली से कोसों दूर हैं। अगर हैं भी तो सड़कें टूटी पड़ी हैं और बिजली दिन में 1 घंटे ही आती है। इन सब के बावजूद नीतीश ने बिहार के लिए पिछले 20 साल में अच्छा प्रयास किया है और नीतीश के लिए ये सिर्फ 10वां कार्यकाल नहीं है, बल्कि ये उनकी विरासत का अंतिम इम्तिहान भी है। और इस इम्तिहान में वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ एनडीए भी कटघरे में है। 25 में नीतीश या 30 तक नीतीश, समय बताएगा या बिहार बताएगा। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।